नमस्कार। समाजशास्त्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसे हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते उसकी अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, समुदाय में अपने जीवन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए इन आवश्यकताओं को पूरा करने का निरंतर प्रयत्न करता है। जब उसकी अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं तो इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह कई प्रकार के समूहों का सदस्य बनता है। समूहों के अंतर्गत अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, किसी संगठन के अंतर्गत रहता है। तो इस प्रकार वह अपनी आवश्यकताओं को हर संभव पूर्ण करने की कोशिश करता है और इसी के द्वारा वह एक जिस संगठन या समूह का निर्माण करता है तो उस समूह को हम समिति कहते हैं। तो जब कुछ लोग मिलकर के अपनी आवश्यकताओं के या अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सहयोग करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक संगठन बनाकर उन अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे संगठन को हम समिति कहते हैं। अब आज हम जानेंगे संस्था क्या है। तो संस्था है वो समिति एक संगठन है और संस्था है उस संगठन के नियम, कायदे, कानून, रीति रिवाज, प्रथा, ये सब आती है संस्था के अंतर्गत। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि समिति व्यक्तियों का एक समूह होता है जो एक या कुछ उद्देश्यों की या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। वहीं पर संस्था कार्य करने का समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित ढंग होता है। उस समिति के जो नियम हैं, उसके जो कानून हैं, उनको पूरा करने का या मान्य जो ढंग होता है उसको हम संस्था कहते हैं। संस्था को जिन उद्देश्यों को लेकर के हम समिति बनाते हैं या जिन उद्देश्यों को लेकर समिति बनाई जाती है, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति में कुछ अपने नियम होते हैं और उन नियमों या उनकी जो अपनी कार्य प्रणाली होती है उसको हम संस्था कहते हैं। अब एक हम उदाहरण के रूप में जाने कि अगर जैसे हमारा परिवार है तो परिवार में दो से अधिक दो व्यक्ति मिलकर के परिवार, कम से कम दो व्यक्ति मिलकर के परिवार को बनाते हैं, तो परिवार को हम एक समिति मान सकते हैं क्योंकि एक संगठन होता है। अब इस संगठन का जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये संगठन बनाया गया है तो उसमें जैसे संतानोत्पत्ति करना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, परिवार के सदस्यों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने का जो साधन है वह संस्था है। यानी विवाह नामक संस्था के द्वारा ही एक स्त्री और पुरुष परिवार नामक समिति में प्रवेश करते हैं, तो वे परिवार का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समिति है वो व्यक्तियों का एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन जिन नियमों के तहत बनता है, जिन कानूनों के तहत बनता है वह संस्था। तो परिवार जो समिति है वह विवाह नामक संस्था के द्वारा बनाई जाती है। अब हम जानेंगे संस्था का अर्थ है। मानव के कुछ सामान्य हित या कुछ विशेष हित होते हैं। सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए संगठनों को समुदाय कहते हैं और विशेष हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए संगठनों को हम समिति कहते हैं। इन विशेष उद्देश्यों या हितों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जो साधन या जो तौर तरीके या जो विधियां, कार्य प्रणालियां उपयोग में लाई जाती हैं उन्हें हम संस्थाएं कहते हैं। अब हम जानेंगे संस्था का अर्थ एवं परिभाषा। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के द्वारा स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को हम संस्था कहते हैं। ओगबन एवं निमकोफ के अनुसार कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं कहलाती हैं। बोगार्ड्स के अनुसार एक सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया हो। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार सामाजिक संस्था कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकट करने वाले वे नियम हैं जिनमें काफी स्थायित्व होता है और जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। तो इनके अनुसार इन्होंने कहा कि वे नियम होते हैं जो काफी स्थायी होते हैं। जैसे विवाह संस्था है, विवाह एक नियम है, विवाह के नियम है और वो स्थायी है, सदियों से चले आ रहे हैं, जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। तो विवाह नामक संस्था, तो उसका मुख्य उद्देश्य परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो
तो उपयुक्त जब हम इन सभी परिभाषाओं को पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो कह सकते हैं कि सामाजिक संस्थाएं मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित वे नियम हैं, विधि विधान हैं या कार्य प्रणालियां हैं जो संगठित रूप से और समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। वे नियम हैं जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें समाज ने मान्यता दी है, जो सदियों से चले आ रहे हैं और समाज में वे स्वीकार्य हैं उन्हें। अब आता है कि जब ये संस्थाएं हैं तो संस्थाओं का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से ये संस्थाएं बनी, नियमों को किस तरह से बनाया गया, इनका उद्विकास कैसे हुआ। तो इसे हम बताते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग में कोई विचार आता है, और विचार क्या होता है, हमेशा व्यक्तिगत होता है। हर व्यक्ति को अपने अपने विचार होते हैं। तो किसी व्यक्ति के दिमाग में अगर कोई विचार आता है तो सबसे पहले वो जो विचार होता है वह व्यक्तिगत होता है, और जब वह विचार बार बार विचार आता है और व्यक्ति उस विचार के अनुसार अपना आचरण करने लगता है, अपना व्यवहार करने लगता है, और उस विचार को वह अपने आदतों में, अपने व्यवहार में पुनरावृत्ति उसको रिपीट करता है, उसको बार बार दोहराता है। और इस प्रकार बार बार दोहराने से वे क्या हो जाती है, वो एक दिन उसकी आदत बन जाती है। तो सबसे पहले कोई विचार होता है वो व्यक्तिगत होता है, और फिर बाद में जब वह बार बार विचार आता है उसके अनुसार व्यक्ति व्यवहार करता है, आचरण करने लगता है, और उसकी बार बार जब पुनरावृत्ति होती है तो वह उसकी आदत बन जाता है। और जब आदत जो होती है अगर किसी एक व्यक्ति की जो आदत होती है, वो अन्य जो समाज के जो अन्य लोग हैं उनको अगर उसकी वो आदत अच्छी लगती है तो समूह के द्वारा उसकी पुनरावृत्ति होने लगती है। समूह के अन्य लोग भी उसकी आदत को पालन करने लगते हैं, उसके अनुसार उसकी आदत को वो अपनाने लगते हैं। तो समूह के द्वारा जब उसकी आदत की पुनरावृत्ति होने लगती है तो वह क्या बन जाती है कि जनरीति बन जाती है, जनरीति बन जाती है। और जब वही जनरीति कई सदियों तक, कई वर्षों तक लगातार चलती रहती है, तो उस जनरीति के साथ में जो भूतकालीन अनुभव है, जो लोगों की आदत, अन्य लोगों के अनुभव हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये ऐसे है, तो जब उनके अनुभव, भूतकालीन अनुभव उस जनरीति के साथ जुड़ने लगते हैं तो वह प्रथा का रूप ले लेती है। और उसी प्रथा के साथ जब समूह की स्वीकृति हो जाती है, उसमें अगर समूह का कल्याण निहित होता है और उसकी उपयोगिता जुड़ी हुई होती है समूह के साथ, तो वह एक रूढ़ि यानी लोकाचार का रूप ग्रहण कर लेती है, वह उसको रूढ़ि का रूप धारण कर लेती है। और वही रूढ़ि जब एक निश्चित संरचना या अपना एक निश्चित ढांचा बना लेती है तो उसे हम संस्था कहते हैं, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो इस तरह से संस्था का विकास होता है। अब आता है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, क्योंकि समिति जो है एक ढांचा, एक संगठन है, व्यक्तियों का एक समूह है जो कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। वहीं संस्था उन उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है। तो हम सदस्य समिति के होते हैं, न कि संस्थाओं के। मैकाइवर पेज का कहना है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, न कि संस्थाओं के। तो हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे महाविद्यालय है, तो महाविद्यालय एक समिति है, तो हम महाविद्यालय में पढ़ते हैं तो हम समिति के सदस्य हैं। लेकिन महाविद्यालय के जो नियम हैं, जो कायदे कानून हैं, तो उनके हम सदस्य नहीं हो सकते। तो अतः हम कह सकते हैं कि हम समितियों के सदस्य होते, न कि संस्थाओं की। लेकिन महाविद्यालय एक समिति और एक संस्था दोनों है। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के रूप में महाविद्यालय एक समिति है, जबकि महाविद्यालय के नियम, उनके अनुसार महाविद्यालय एक संस्था भी। महाविद्यालय के अपने आंतरिक नियम होते हैं, एडमिशन प्रोसेस होती है, एक नियमों के तहत ही एडमिशन होता है, एग्जाम होते हैं, तो उनकी सबकी एक कार्य प्रणाली, एक नियम बने हुए होते हैं। तो महाविद्यालय या विद्यालय एक संस्था भी है और एक समिति भी है। क्योंकि समिति व्यक्तियों का संगठन है, इसलिए वह समिति भी है। धन्यवाद।